हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हर टाइप की प्रॉब्लम को बताने का प्रयास किया। अब आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एक्चुअल में अपन समझेंगे कि जब भी हम जो चार्ज है वो किसी न किसी बॉडी को ही देंगे और उस बॉडी के बेसिस पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे। तो चार्ज को देने के बेसिस पर, बॉडी को देने के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है स्टूडेंट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो रहेगा वो रहेगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नेक्स्ट वन रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चों मेनली तो अपने को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही डिस्कस करना है, फिर भी एक बार हम देख ले रहे हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिसकंटिन्यूअस या डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग। तो देखो बच्चों, अगर चार्ज कहीं इस टाइप से प्रेजेंस है, मतलब चार्ज को बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट चार्ज की फॉर्म में दे रखा है, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, ऐसे करते, मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल हैं आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को यदि टोटल चार्ज फाइंड करना हो तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेंगे, हम सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो ये तो था डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि पॉइंट की फॉर्म में दे रखा हो चार्ज को, तो हम ऐसी कंडीशन में ये डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट मेन है, इस पर अपन को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने वाले हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये हम समझेंगे। तो बच्चों, जब हम चार्ज को किसी बॉडी को देते हैं और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बड़ा है, तो हम ये कहेंगे कि उस चार्ज को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कि जब भी चार्ज को किसी बॉडी को दिया जाता है, चाहे वो 1 डायमेंशनल हो, 2D हो या 3D में हो, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा हो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कंपैरेटिवली ज़्यादा हो, तब ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो चार्ज रहेगा, फॉर एग्जांपल एक कोई रॉड ले लेते हैं हम लोग और इसमें हमने क्यू चार्ज को दिया है, और तो इसमें जो चार्ज रहेगा ये वेल कनेक्टेड रहेगा, मतलब ऐसा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से जुड़ा रहेगा, तो इनमें ऐसा कह सकते हैं कि कोई गैप नहीं है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो थी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हम देखने जा रहे हैं बच्चों कि टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसी बॉडी को चार्ज दिया जाता है और उसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उस बॉडी की ज्योमेट्री के बेसिस पर, उस बॉडी की डायमेंशनल के बेसिस पर हम 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं। तो देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हो जाएगा, अगर हमने 2D टाइप की कोई बॉडी को दिया है तो उसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और लास्ट हो जाएगा वॉल्यूम, अगर 3D वाली बॉडी को दे रखा है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, ए है आवेश वितरण। बच्चों, आवेश वितरण 2 प्रकार का होता है। एक तो असतत, जब टुकड़ों के फॉर्म में हो, आपस में जुड़े ना हो आवेश, तो उसको तो बोलते हैं असतत और डिसकंटिन्यूअस। और ए है सतत, जब किसी बॉडी को दे रहे हैं हम लोग और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हम बोलेंगे सतत, बोले तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सतत आवेश वितरण जो जिस वस्तु को दे रहे हैं उसकी ज्यामिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये तो हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो ये 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो अब है बच्चों लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखेंगे हम लोग। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसा नहीं है कि अपने को लिखने को आएगा या इस टाइप का कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह है, ऐसा नहीं। अपने को केवल फीलिंग आनी चाहिए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर काम आएगा या किस कंडीशन में वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को लेना पड़ता है। तो देखो बच्चों, हम ऐसी कोई बॉडी की इमेजिनेशन करें जिसमें केवल लेंथ हो, मतलब ऐसी बॉडी माने कि जिसमें केवल और केवल क्या हो, लेंथ इफेक्टिव हो, बाकी उसका एरिया या वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऐसी बॉडी कौन कौन सी होती है फिजिक्स में, तो हम बात करें ऐसी बॉडी होती है रॉड। जो रॉड है, थ्रेड है, स्ट्रिंग है, वायर है, इन सभी बॉडीज़ को अपन क्या मानते हैं, वन डायमेंशनल बॉडी या ऐसी बॉडी मानते हैं जिसमें और जो कंप्लीट जो भी इसका मास वगैरह है वो लेंथ के अलॉन्ग रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जब हम आवेश को, चार्ज को किसी रॉड के ऊपर, थ्रेड के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर या वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या लाइन भी बोल सकते हैं हम, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ध्यान दें, हम एक बार देख लेते हैं कि एक कोई लेंथ के अलॉन्ग हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इस टाइप से। तो ए जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये तो है बच्चों एल, कैपिटल एल लेंथ पर हमने टोटल चार्ज कितना दिया है, कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट फॉर्म में हो, ऐसा हो तो भी हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलेंगे। और जो इफेक्टिव जो पूरी लेंथ है उसको हम कंसीडर करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई क्वेश्चन में अपने को रॉड, थ्रेड, स्ट्रिंग, वायर, पतला तार, ऐसी कोई बॉडी के बारे में बताया गया हो तो ये अपने को माइंड में आना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेते हैं। अब इसमें होता है एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि इसकी अपने को बहुत क्वेश्चनों में ज़रूरत पड़ेगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है बच्चों, तो जब भी हम डेंसिटी फाइंड करते हैं, जैसे कि 11th क्लास में अपन ने मास की डेंसिटी फाइंड की थी, तो वो मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस बेसिस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम ये कहेंगे दी चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों ये अपने को ध्यान रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी देखें हम लोग, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाई लैम्बडा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्बडा से करेंगे। सपोज करें कि एल लेंथ पर क्यू चार्ज है, एल लेंथ पर
क्यू चार्ज है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखेंगे हम लोग कि द चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब ये जो चार्ज है वो कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ऐसा हम जनरली कब लेते हैं, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम इसको लैम्बडा बराबर टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, किसी फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और एलिमेंट की लेंथ ले लेंगे dl, एलिमेंट की लेंथ ले लेंगे dl, और इस एलिमेंट पर जो चार्ज है वो सपोज करें dq है, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्बडा हो जाएगा dq अपॉन dl। तो ये दो फॉर्मूले हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा चार्ज अपॉन लेंथ, बट अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरिएबल है, किसी फंक्शन की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में इसको प्रिपेयर करेंगे dq अपॉन dl। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हम देख सकते हैं कि जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है कूलाम और जो लेंथ है उसकी मीटर, तो ऐसा ही यूनिट हो जाएगी इसकी कूलाम अपॉन मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया था A1 T1 होता है और ये जो लेंथ है उसकी L की पावर 1 होता है। तो फाइनली इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा L की पावर -1 A1 T1। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट की हम बात कर ही चुके थे कि यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर, एम के सिस्टम में या एसआई सिस्टम में कूलाम पर मीटर। तो बच्चों ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब भी जो चार्ज है वो लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लाइक एज ए रॉड, थ्रेड, स्ट्रिंग, वायर एक्सेट्रा, तो हम वहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं। और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है तो हम इस फॉर्मूले को काम मिलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम इसको प्रिपेयर करके और टोटल चार्ज वगैरह फाइंड करना है तो हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। तो ये हम नोट कर लें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग तो ये है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे कि जब हम चार्ज को किसी ऐसी बॉडी को देते हैं जिसका एरिया हो, जिसका एरिया इफेक्टिव हो, अर्थात उसका कोई वॉल्यूम वगैरह ना हो, कि जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसकी कंप्लीट वॉल्यूम में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो चार्ज है वो किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर, सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करें कि ऐसी कौन कौन सी बॉडी हैं जिनमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो बच्चों जिसमें एरिया इफेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सीट है, प्लेट है, उनमें उनका एरिया मानते हैं हम लोग कि प्लेट है, कोई पतली प्लेट है तो उसका कोई वॉल्यूम नेग्लिजिबल रहेगा, केवल उसका एरिया कंसीडरेशन में आएगा। तो या कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है तो उस कंडीशन में भी हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे कि जो कंडक्टर को जो भी चार्ज देते हैं वो उसकी सरफेस पर अवेलेबल प्रेजेंस रहता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी तब भी हम यही लेंगे कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, सरफेस पर है, तो वहाँ पर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेट वगैरह है, ये कोई प्लेट लिए है हमने, सीट ली है, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग कोई सी भी टाइप की हम मान सकते हैं इसको, और इस प्रकार से हमने इस पर जो चार्ज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को तो बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें सपोज करें कि इसका टोटल एरिया तो है कैपिटल ए और जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो जो चार्ज है ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट वॉल्यूम, द चार्ज ऑन यूनिट
एरिया, सॉरी, चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको बोलेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अगर ये वेरिएबल है, किसी फंक्शन की फॉर्म में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू और एरिया हो जाएगा डी ए। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए। तो इसको हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेज में डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, और अगर कोई वेरिएबल है तो हम सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, मतलब कोई एलिमेंट लेंगे हम लोग जिसका एरिया तो कितना मानेंगे डी ए, और जो चार्ज है उसको लेंगे हम लोग डी क्यू, तो इस टाइप का हो जाएगा। इसकी यूनिट की बात करें हम लोग, यूनिट की बात करें तो ये यूनिट हो जाएगी बच्चों कूलाम मीटर स्क्वायर। और ऐसे ही हम बात करें इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की, तो डायमेंशन फॉर्मूला को लिख सकते हैं एल की पावर माइनस का 2 A1 T1, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमने देखा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कब काम में लेंगे हम लोग, या तो कोई बॉडी हो कंडक्टिंग हो तो वहाँ पर जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पर रहेगा, या फिर बात करें हम लोग प्लेट हुई, प्लेट डिस्क इस टाइप की कोई बॉडी है, तो हम वहाँ पर फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वन बात करते हैं बच्चों इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नेक्स्ट आर्टिकल है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की चार्ज को किसी बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो, फॉर एग्जांपल नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, या नॉन कंडक्टिंग क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, एक्सेट्रा। तो ऐसी कंडीशन में हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो 3D में हो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो बच्चों, 3D में हो, तो हम कह सकते हैं 3D में हो तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखें हम लोग कि एक कोई इस बार में नॉन कंडक्टिंग क्यूब ले लेता हूँ समझने के लिए हम लोग। एक कोई क्यूब है, किसी इसकी साइड वगैरह कुछ भी हो सकती है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्यूब है, और इसकी कंप्लीट वॉल्यूम में हमने किसी भी मेथड के द्वारा चार्ज दे रखा है, अंदर भी चार्ज है, सरफेस पर भी चार्ज है, इस प्रकार का हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कंप्लीट वॉल्यूम में। तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करें इस पर टोटल जो चार्ज है वो Q है और टोटल वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें हम लोग तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम को कहेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट किया, सरफेस को सिग्मा से, और इसको रो से डिनोट करेंगे तो रो बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इस टाइप की डेंसिटी को हम लेते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केसेज में। अगर ये वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कहीं भी अपने को जो सुटेबल रहेगा उस कंडीशन, उस बेसिस पर हम एक क्या कर लेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, और छोटा सा एलिमेंट का जो चार्ज है वो तो ले लेंगे डी क्यू, और वॉल्यूम है वो ले लेंगे डी वी। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम काम में लेंगे जब वेरिएबल हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो डेंसिटी है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और उसको सिग्मा से नोट करते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला ही रहेगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर क्यूब, और ऐसे ही इसकी डायमेंशन वगैरह भी हम चाहें तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम का होता है L की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो L की पावर, और A1 T1 चार्ज की हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बॉडी की ज्योमेट्री की बेसिस पर वो 3 टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एंड वॉल्यूम। और ये डेंसिटी अपने को ध्यान रखनी है, ये डेंसिटी ही काम आएंगी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हाँ, बहुत सी बार क्वेश्चन में अगर ये अपने को मालूम ना चल रहा हो
कि ये कौन सी डेंसिटी है, तो हम यूनिट को देखकर भी पता लगा सकते हैं। तो यूनिट अगर कूलाम पर मीटर है तो लीनियर हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, या फिर इस टाइप से हमें यूनिट से भी पता लगा सकते हैं। चलो तो स्टूडेंट, ये हुई थ्योरेटिकल बातें। अब हम इससे रिलेटेड बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हम लोग छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन कि बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं। कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हारे को कि कंडक्टिंग वाली केसेज में जो चार्ज रहता है वो सरफेस पर रहेगा। कंडक्टिंग के केसेज में जो चार्ज रहेगा वो कैसा रहेगा बच्चों? सरफेस पर रहेगा। और सरफेस पर रहेगा तो मैं बात कर रहा हूँ कि दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस है r और एक की रेडियस है 2r, और दोनों जो स्फीयर हैं उन पर जो चार्ज है वो बराबर है, इक्वल अमाउंट में चार्ज है। क्यू दोनों पर चार्ज है, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है। तो हमें क्या करना है कि इनका डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बोथ कंडक्टिंग स्फीयर। तो बच्चों, इसको मैं पहला स्फीयर मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड स्फीयर मान रहा हूँ। तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो कैसे क्या निकाल सकते हैं? तो देख रहे हैं हम लोग कि हमने ये देखा है कि जो सिग्मा होता है, सिग्मा है वो क्या हो जाएगा? Q अपॉन A, और A की वैल्यू होती है 4 पाई R स्क्वायर। जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर, और जो चार्ज है वो इतना ही है। तो यहाँ से एक बात निकल कर आती है, क्योंकि चार्ज क्या है कि बच्चों सेम अमाउंट में हैं, तो एक सेम हो गया। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। और यहाँ से अगर रेशियो की बात करें हम लोग तो रेशियो ले सकते हैं बिल्कुल कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वस टू, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है तो 1 के सामने 2 वाली टर्म आ जाएगी, R2 अपॉन R1, और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हम लगा देंगे। R2 कितना है बच्चों? 2R। R2 कितना है? 2R। R1 कितना है? R का स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4:1। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, देख सकते हैं हम लोग। अब इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे, देखेंगे हम लोग क्या है वो क्वेश्चन। कि क्वेश्चन को मैं इसी प्रकार से ले लेता हूँ। ए स्फीयर है, सपोज करें इसी टाइप के दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, और इस बार हम क्या कर रहे हैं कि जो दो स्फीयर हैं, एक की रेडियस ले लेता हूँ मैं R1 है, और एक की रेडियस ले लेता हूँ मैं R2 है। ये दो स्फीयर हैं कंडक्टिंग। ये स्फीयर कैसे हैं बच्चों? कंडक्टिंग हैं। तो कंडक्टिंग हैं तो हमें बात पता होनी चाहिए कि जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पर रहेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एक की रेडियस कितनी है? R1, दूसरे की रेडियस है R2, और हम कोई कैपिटल Q चार्ज को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। कैपिटल Q चार्ज को क्या कर रहे हैं हम लोग? दोनों के ऊपर कुछ पार्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, कुछ रिमेनिंग पार्ट इस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, और इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर हो जाए। सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये पता लगाना है कि कैपिटल Q का कितना हिस्सा इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कितना पार्ट इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये है क्वेश्चन। बच्चों एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन को कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनकी रेडियस R1 R2 है, और इन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर हम टोटल चार्ज कितना है कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। तो इसका सम पार्ट इस पर आ जाएगा और सम पार्ट इस पर आ जाएगा। और कंडीशन क्या दे रखी है कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है जिससे दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाए? बराबर हो जाए। देन इन दिस कंडीशन फाइंड द चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर एंड फाइंड द चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर। ये है क्वेश्चन। एक बार
देखें हम लोग, ट्राई करके देखें कि कैसे क्या करेंगे। वीडियो को पॉज करें फिर देखें हम लोग। तो देखें बच्चों हम लोग कि इतना तो क्लियर है कि अगर इस पर हमने माना कि Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, तो इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों कैपिटल Q, क्योंकि इसी को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक तो इक्वेशन अपनी जाएगी, Q1 प्लस Q2 कितना रहेगा, Q रहेगा। आफ्टर दैट हमें एक बात और बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है कि सिग्मा 1 बराबर है किसके, सिग्मा 2 के। ये क्वेश्चन में दिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, दोनों की इक्वल है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा 2। और सिग्मा की वैल्यू हमें मालूम है कि टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो यहाँ से पहले स्फीयर पर चार्ज मान रखा है हमने Q1 और दूसरे पर कितना मान रखा है बच्चों, सॉरी इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर इक्वल टू, सेकेंड के लिए बात करें तो Q2 अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको हम इधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा बच्चों, देखें हम रेशियो Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, ये रेशियो आ गया है। अब इस रिलेशन से हम Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हमें रेशियो पता है तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। कैसे कि यहाँ पर जो Q1 है या जो चार्ज आ रहा है वो किसके डायरेक्टली इक्वल टू आ रहा है, उसी की रेडियस की स्क्वायर के डायरेक्टली इक्वल टू आ रहा है। तो ऐसे जो रेशियो वाला कंसेप्ट है उससे भी हम निकाल सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करके भी निकाल सकते हैं। तो जैसा तुम्हारा मेथड है उसको देख लेना, अप्लाई कर लेना। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो न्यूमरेटर है इधर वाला, उसको मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दे रहा हूँ। तो डिनोमिनेटर में ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2, मतलब इसको मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। तो इक्वल टू, जब ऐसा इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा कि R1 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये कितना क्या हो जाएगा, ये देखा जाए तो ये कैपिटल Q हो गया, मतलब टोटल चार्ज हो गया। तो फाइनली ये आ जाएगा Q1 बराबर, इसको उधर भेज दें हम लोग, तो Q1 बराबर हो जाएगा बच्चों R1 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू कैपिटल Q। और Q2 कितना आ जाएगा, सिमिलरली सेम तरीके से Q2 आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू कैपिटल Q। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि टोटल चार्ज इतना है, कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपन ये देख लेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन होता और मैं बोल देता कि ये कंडक्टिंग स्फीयर नहीं होकर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हैं और इनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी है बच्चों, सेम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, तो वहाँ पर हम वॉल्यूम वाला कंसेप्ट काम में लेते फिर, और वॉल्यूम वाला कंसेप्ट काम में लेते तो यहाँ पर स्क्वायर की बजाय क्या जाता, Q बजाता। बाकी जो कंसेप्ट है वो कैलकुलेशन एक जैसी रहती है। तो ये हमने देखा। अब आगे हम थोड़े से अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे, और वो जो क्वेश्चन है डेंसिटी से रिलेटेड, वो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करा करेंगे तब भी अपने को वो कंसेप्ट काम आएगा, या गॉस लॉ पढ़ेंगे तब भी वो काम आएगा। तो क्या है वो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन वो देख रहे हैं हम लोग। तो अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल रहेगा वो, क्योंकि अब उसमें क्या है कि अपने को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। कुल मिलाकर जो डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं रहेगी पूरे के पूरी बॉडी के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहे हैं हम लोग कि ऐसी कंडीशन में हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है, कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और विशेषकर जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन है मस्ट है कि आना ही चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या है वो क्वेश्चन। स्टूडेंट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है कि ये रॉड है L लेंथ की, जिसके चार्ज डेंसिटी लाइन के साथ इस प्रकार से वेरी हो रही है, लाइन के साथ इस प्रकार से चेंज हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में मैं टोटल फोर्स फाइंड करना है, रॉड के ऊपर टोटल फोर्स टोटल चार्ज कितना रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में तो क्वेश्चन हो जाएगा स्टूडेंट, फाइंड दी
total charge on the rod कि रॉड के ऊपर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। इस कंडीशन में हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, एक छड़ है, एल लंबाई की छड़ है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व इस प्रकार से दिया जाता है, तब उस छड़ पर कुल आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखें बच्चों हम कि ऐसी कंडीशन में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कैसी हो, वेरिएबल हो, तो हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसका इंटीग्रेशन करके हम लोग टोटल चार्ज निकालेंगे। तो आईआईटी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन करना हमें आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं उनमें इंक्लूड रहता है। तो ये एलिमेंट लेना, उसका इंटीग्रेशन करना, ऐसे क्वेश्चन हमें आना चाहिए। ये एलिमेंट कैसे लेते हैं बच्चों? रॉड हुआ, कोई डिस्क हुई, रिंग हुई, स्फीयर हुआ, ये एलिमेंट लेने का जो तरीका है वो लगभग फिक्स सा रहता है। जैसे कि हमने 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन की थी, सेंटर ऑफ मास फाइंड किए थे, तो वहाँ पर भी हमने एलिमेंट लिए थे, वो सेम एलिमेंट अभी भी लेने हैं अपने को। तो कुल मिलाकर ये अपने को आना चाहिए। फिलहाल तो हमें ध्यान रहें, आप ध्यान दें कि जो रॉड है उसमें एलिमेंट कैसे लेते हैं बच्चों। एलिमेंट लेने का तरीका ये रहता है रॉड के केसेज में कि हम एक एंड से कितना चलें, एक्स चलें। एक एंड से एक्स हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो एक्स डिस्टेंस पर ही दे रखी है अपने को, इसलिए अपन ने एक्स चले हैं। एक कॉर्नर से एक्स डिस्टेंस पर जाकर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dl। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? dl है, जबकि टोटल जो रॉड है उसकी लेंथ तो l है, इसकी लेंथ dl है। तो हम ये कहेंगे कि लैम्बडा इक्वल टू क्या हुआ करता था, a dq अपॉन dl। मैंने बोला भी ताकि जब वेरिएबल हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। और यहाँ से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा बच्चों dq, या अपन x की टर्म्स में है तो इसको dx ले लेते हैं, इसको हम dl के बजाय dx ले लें तो a dx हो गया। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा लैम्बडा dx, और लैम्बडा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा dq इक्वल टू लैम्बडा नॉट x dx। ये हमने इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अपने को टोटल पूरी कंप्लीट रॉड के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी हो, कंप्लीट रॉड के ऊपर हमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज निकल कर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे वो देख ले रहे हैं कि टोटल चार्ज q इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, लैम्बडा नॉट x dx। लिमिट की वैल्यू डिसाइड की जाती है कि हमने उसकी जो x है उसको कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर उसका दी एंड किया। तो यहाँ पर इस एंड से लेना हम स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर कि डिस्टेंस 0 है, और चलते चलते इसको बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक जाना है, दूसरे एंड तक जाना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो ये इसकी लिमिट हो गई। अब ये लैम्बडा नॉट है वो कांस्टेंट है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा लैम्बडा नॉट कांस्टेंट है क्वेश्चन में गिवन आएगा तो हम इसको बाहर ले लेंगे, और लैम्बडा नॉट को बाहर ले लिया तो अंदर रह जाएगा x dx और 0 से लेकर l तक। फिलहाल हम आगे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर x की पावर कितनी है स्टूडेंट, 1 है। तो जो इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ n dx इक्वल टू की पावर में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, और पावर का हम फिर ऐड करके डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर सेम तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से लेकर कैपिटल L। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों लैम्बडा नॉट L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर
अपॉन 2, 0 से की वैल्यू पुट करने से कोई ज़्यादा मतलब असर पड़ेगा नहीं। तो ए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट, एक अपन ने रोड वाला क्वेश्चन डिस्कस किया अभी, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, समझेंगे हम लोग। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो इस प्रकार से दी जाती है स्टूडेंट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो नॉट आर, रो नॉट आर के अकॉर्डिंग दी जाती है। और बहुत सी किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, इसको मैं एक बार उसी की तरह लिख देता हूँ कि जो रो है वो ऐसे है कि रो नॉट आर, जब आर की वैल्यू कैसी है, लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है, और 0 है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है। ऐसे कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की डेंसिटी दी जा रही है, तो हमें उस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर टोटल चार्ज फाइंड करना है कि कितना रहेगा। एक बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुने कि एक अचालक गोला है बच्चों, और उसका जो आयतन आवेश घनत्व है वो इस प्रकार से दिया जा रहा है, तो हमें उस गोले के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज रहेगा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को इस फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है डेंसिटी को। ये डेंसिटी जो दिए है ये ओनली क्वेश्चन को थोड़ा सा डरावना या थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड दिखाने के लिए इस टाइप का लिख देते हैं, जबकि कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग समझें इसको कि जो स्फीयर की जो डेंसिटी है वो कैसे रहेगी, देख रहे हैं हम लोग कि रो नॉट आर, और आर क्या है ये जरूर दिया होगा कि आर है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। यहाँ पर लिख देता हूँ आर क्या चीज़ है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर। जो स्मॉल आर है वो क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है। तो फिलहाल हम फाइंड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो आर 0 से लेकर कहाँ तक जाएं हम लोग, या ग्रेटर देन 0 ऐसे भी लिख सकते थे इसको, तो ये अंदर रह गया। ये जो कंडीशन है वो अंदर के लिए है, अंदर जो चार्ज की डेंसिटी है वो इतनी है, और ग्रेटर देन आर मतलब हम स्फीयर से बाहर निकल चुके हैं तो चार्ज ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने को ये जो स्टेप सा दे रखा है, तो हमें केवल इतना भी गिवन होता तो भी हम अपना काम चल जाता। एक बार इसको सॉल्व करें हम लोग। हाँ बच्चों, देख रहे हैं हम लोग कि जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी है रो नॉट स्मॉल आर, और स्फीयर इस प्रकार का है। इस स्फीयर की रेडियस मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर है, और स्फीयर के केसेज में हम जो एलिमेंट लेते हैं उसका तरीका क्या होता है, एलिमेंट लेने का मेथड तरीका क्या होता है बच्चों, कि हम यहाँ से इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर जाएं, आर डिस्टेंस पर जाकर हम एक होलो स्फीयर बना लें। क्या बना लें हम लोग, एक होलो स्फीयर बना लें, और उसकी जो थिकनेस है उस होलो स्फीयर की थिकनेस कितनी ले लेते हैं हम लोग, dr ले लेते हैं। ये तरीका होता है कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में एलिमेंट लेने का, जो कि अगर अपने 11th क्लास के कंसेप्ट क्लियर हैं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dr। तो जो एलिमेंट लिया है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा dv इक्वल टू इसका जो एरिया है, जो हमने होलो स्फीयर कंसीडर किया था उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो ये वॉल्यूम इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस dr। ये इसका एलिमेंट का वॉल्यूम हो गया। अब हमें मालूम है कि रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है q अपॉन डी क्यू अपॉन डी वी। जब वेरिएबल होता है तो अपन ऐसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों डी क्यू बराबर रो डी वी, और रो की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फाइनली हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू
डी क्यू इक्वल टू रो नॉट आर, रो नॉट आर, और ये हो जाएगा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए अपने को इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट ऐसा देखें हम लोग कि इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई रो नॉट। ये तो स्टूडेंट 4 पाई रो नॉट, ये तो क्या है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा आर क्यू डी आर, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। अब करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा आर की पावर 4/4 हो जाएगा यहाँ पर, और लिमिट वगैरह पुट करें तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 पाई रो नॉट आर की पावर 4/4, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। तो ये आ गया फाइनल आंसर Q इक्वल टू 4 से 4 गया तो 5 रो नॉट कैपिटल आर की पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बना सकते हैं स्टूडेंट, बट अपने को कंसेप्ट को समझने के लिए इतना सफिशिएंट है कि जब भी डेंसिटी वेरिएबल होती है तो अपने को इंटीग्रेशन करके टोटल चार्ज हम फाइंड करेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो जो बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज गॉस लॉ में, तो वहाँ पर अपने को इस टाइप के इंटीग्रेशन करके चार्ज निकालना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन अपने को आना चाहिए। हाँ स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये हम देखेंगे। सपोज कर रहे हैं ये कोई चार्ज है कैपिटल Q, और इस चार्ज के नज़दीक हम कोई दूसरे चार्ज स्मॉल q को रख रहे हैं। स्मॉल q को रख रहे हैं तो क्या देखेंगे, Q नॉट मान ले रहे हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज की बात करें हम लोग तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा, इस चार्ज की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस चार्ज की वजह से क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जबकि ये तो उनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसके बावजूद भी फोर्स लग रहा है। तो हम कहेंगे कि कैपिटल Q है वो कोई ऐसा फील्ड बना रहा है इसके चारों तरफ जिसमें कोई सा भी चार्ज रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, उस पर फोर्स लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं दी फील्ड और रीजन, रीजन का मतलब एरिया, द रीजन अराउंड ए चार्ज, द रीजन अराउंड ए चार्ज in which any test charge experience some force, electric force due to this charge, then this field or region is known as electric field. एक बार फिर से देखें हम लोग, the region around the charge in which any test charge experience some electric force, then this region is known as electric field. हिंदी मीडियम वाले नोट कर सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब तो स्टूडेंट ये हुआ विद्युत क्षेत्र की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से या ई वेक्टर से। ये देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और मेन यही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही अपने को कैलकुलेट करनी है या इसी को ही अपने को बढ़िया से डिस्कस करना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है उसके नज़दीक मैंने टेस्ट चार्ज को एक तो मैंने एक पॉइंट ए पर रखा और एक मैंने पॉइंट बी पर रख दिया, यहाँ पर रखा। तो कौन सी कंडीशन में ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो अपन ऑब्वियसली कूलॉम्स लॉ से भी हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एज वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा कंपेरेटिवली पॉइंट ए पर।
जो फोर्स लगेगा उसकी तुलना में यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो हम इसको अदर वर्ड में स्टूडेंट ऐसे बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी जो इंटेंसिटी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बी की कंपेरिजन में कम है, इसकी तुलना में कैसी है, यहाँ पर कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये मेजरमेंट है उसकी, किसका, स्ट्रेंथ का पता लगाने का, उसको मेजर करने का एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, ताकत, वो कैसी क्या है। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इस पर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, इस चार्ज की वजह से सपोज करें एफ फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो एफ फोर्स लग रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इस प्रकार से हमने देखा। हाँ, बहुत सी बुकों में ऐसा लिखा रहेगा कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। तो मैं बताना चाहूँगा ये टेस्ट चार्ज जो है उसको अपन स्मॉल लेते हैं। स्मॉल इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम स्ट्रेंथ किसकी मेजर कर रहे हैं, इस चार्ज की मेजर कर रहे हैं। तो इस चार्ज की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो टेस्ट चार्ज रखा है वो स्मॉल रहे तो बेटर है, वरना होगा क्या कि ये इसके फील्ड को अफेक्टेड कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है, और चेंज कर सकता है तो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आ नहीं पाएगा, और आएगा नहीं तो फिर सारे रिजल्ट बेकार हो जाएंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, क्यू नॉट को टेंड्स टू 0 लेते हैं। अब यहाँ से हम बात करें तो इसकी यूनिट और डायमेंशन की चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी वो देख ले रहे हैं। तो यूनिट की बात करें तो ये यूनिट हो जाएगी, देखो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी फोर्स की होती है न्यूटन अपॉन कूलाम। तो एक यूनिट तो ये हो जाएगी 4 न्यूटन अपॉन कूलाम। यहाँ से तो ये पता चल रहा है, जबकि एक यूनिट और होती है इसकी, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये 2 यूनिट हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन अपॉन कूलाम या वोल्ट अपॉन मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एफ का तो हो जाएगा m1 L1 t की पावर -2 अपॉन A1 T1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा। ये अपने को पता होना चाहिए। हालांकि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह ये जो मैंने बनाई है इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी तो रहेगी रेडियली इनवर्ड, ऐसे करते हुए रेडियली इनवर्ड। तो ये हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। हाँ स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रिक जो फील्ड है अगर ऐसा हो कि उसकी डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ कैसा हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ऐसा फील्ड जिसका डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि ई, अच्छा इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ई है, और इसमें कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो ई इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल कर आएगा, वो हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू ई। मतलब कि फॉर्मूला अपने को बहुत काम आएगा, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 12th क्लास में खूब काम आता है अलग अलग चैप्टर में, कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो
जिसकी इंटेंसिटी ई हो तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो ऐसा लगेगा। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है जब तो ई की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, और नेगेटिव है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर बेस्ड हम छोटे छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, चार्ज भी दिया जाएगा, और कुछ भी पार्ट हम बना सकते हैं। तो देखें एक बार, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। अब स्टूडेंट, जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर मैकेनिक्स है, जहाँ पर फोर्स आ जाए वहाँ पर मैकेनिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखें हम लोग इसी टाइप का कोई क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि ये कोई स्मूथ प्लेन है, और एक स्मूथ प्लेन में बच्चों एम मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसको हमने चार्ज दे रखा है ऐसे करते हुए कैपिटल क्यू। कितना चार्ज दे रखा है? कैपिटल क्यू चार्ज है इस बॉडी पर, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? ई है। तो ऑब्वियसली क्या लगेगा इस पर? जैसे ही रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये प्लेन क्या है? स्मूथ है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि 11th क्लास के बहुत सारे पार्ट हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे क्या? तो देखें, क्वेश्चन को समझे पहले तो। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज चार्ज विथ चार्ज कैपिटल Q एंड प्लेस्ड ऑन द स्मूथ प्लेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल E। देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है अपने को वो देख ले रहे हैं। पहला पार्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दी ब्लॉक। इस ब्लॉक पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा ये हमें बताना है। दूसरा पार्ट हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ दी ब्लॉक। नेक्स्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर टाइम टी, या एट टाइम टी लिख सकते हैं, एट टाइम स्मॉल टी। फोर्थ पार्ट हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने। और भी देख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन कोई सा भी पर्टिकुलर सेकंड दे सकते हैं हम लोग, nth सेकंड, कोई सा भी टाइम का पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया जाए, सेकंड दे दिया जाए। सिक्स्थ हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम स्मॉल टी, वर्क डन। नेक्स्ट हो जाएगा 7th नंबर का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी। नेक्स्ट हो सकता, नेक्स्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम स्मॉल टी। और भी स्टूडेंट बना सकते हैं, और भी देख सकते हो एवरेज पावर, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, इससे कंक्लूजन निकल रहा है कि जहाँ पर फोर्स आ जाए वहाँ पर हम 11th क्लास की जो मैकेनिक्स है उसको पूरे को कनेक्ट कर सकते हैं। 1 डायमेंशन, चाहे तो हम 2D को भी कनेक्ट कर सकते थे, वर्क पावर एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन वाले कंसेप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ऑल्सो हम सर्कुलर मोशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखें हम लोग यहाँ पर फिलहाल एक सिंपल केस लिया है। तो देखें बच्चों, सबसे पहले तो बात करें हम लोग कि कोई चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q चार्ज ई इंटेंसिटी की उसमें फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर बच्चों, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको याद रखना, ये 12th क्लास में बहुत जगह काम आएगा। F बराबर क्यू ई, तो Q यहाँ पर कैपिटल Q दे रखा है, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। एक्सेलरेशन हमें मालूम है सेकंड लॉ से, मोशन का जो सेकंड लॉ है उससे हम लिख सकते हैं बराबर m ए,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एप अपॉन एम। तो एप की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट से लिख दें तो ये हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट टाइम टी। तो फिलहाल हम बात करेंगे जो एक्सेलरेशन आया है ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा तो ऐसी मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। और इसमें हम जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हैं उनको हम लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो थर्ड पार्ट में टी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं लिख सकता हूँ v बराबर u प्लस ए टी। इस प्रकार से मैं फर्स्ट इक्वेशन को काम में ले रहा हूँ। इनिशियली मान रहे हैं कि इसको रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी तो v इक्वल टू हो जाएगा ए जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो पहले पार्ट का आंसर आया बच्चों v इक्वल टू क्यू ई एम इंटू टी। आफ्टर दैट और देखें हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो ऐसा अपन कोई फॉर्मूला देखा करते थे कि एस nth बराबर u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो इस फॉर्मूले में इसकी जगह क्या रख देंगे बच्चों, हम जीरो रख देंगे। ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एन की वैल्यू की एन की जगह एन ही रखना है क्योंकि nth सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर 2 3 ऐसा कुछ दिया जाता तो उसकी वैल्यू पुट करते। तो ये चौथे पार्ट का आंसर हुआ। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस, ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट, इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन वेलोसिटी फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ब्लॉक। तो बच्चों मैं इस पार्ट को कहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी ब्लॉक इन टी टाइम में कितना हो जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन काम ले लेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर आ जाएगा बच्चों, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, प्लस हाफ ए की वैल्यू देखें तो कितना है, ए की वैल्यू है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो ऐसे करते हुए अब हम फिफ्थ पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला है एफ बराबर एफ एस कॉस थीटा या एफ डॉट एस वेक्टर। तो यहाँ पर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ कितना है बच्चों, क्यू ई, क्यू इंटू ई, क्यू ई ये तो है फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया भाई, टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टी टाइम में। आफ्टर दैट सेवंथ पार्ट की बात करें हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है टी टाइम बाद। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वैसे तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम द्वारा डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो वर्क होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा। फिर भी हम और वैसे देखना चाहें हाफ एम बी वाले से तो भी अपना आंसर आ जाएगा कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी टी टाइम पर कितनी रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर से देखें हम लोग तो हाफ एम और v की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं वहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q स्क्वायर ई स्क्वायर एम का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो m रह जाएगा नीचे। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ से अगर सॉल्व करके लिखें हम लोग तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो कैसे भी करके हम निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते थे और जो अपन फॉर्मूला जानते हैं तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग क्या, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट टाइम टी। अगर इंस्टेंटेनियस ना भी बोला जाता और ये लिखा जाता कि एट टाइम टी, तो जब पर्टिकुलर टाइम पर कोई वैल्यू पूछी जा रही है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एट्थ पार्ट के आंसर की, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला हो गया कि फी इंस्टेंटेनियस इक्वल होता है एफ डॉट वी, एफ डॉट वी वेक्टर। तो एफ कितना है बच्चों, क्यू ई, एफ कितना है क्यू इंटू ई इंटू वी कितना आ गया
वी ए रहा बच्चों, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। एफ डॉट बी इंस्टेंटेनियस पावर है, तो एफ तो कांस्टेंट है, सभी टाइम पर इतना ही रहेगा, बराबर क्यू ई। और टी टाइम पर वेलोसिटी निकाली थी हमने, वो आ गई, तो उसकी वैल्यू पुट करते ही इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया है। एवरेज पावर की बात करें हम लोग, तो एवरेज पावर में क्या होगा बच्चों कि एवरेज पावर के केसेज में हम क्या लिखते हैं कि पी एवरेज हो जाएगा कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन अपने पास ऑलरेडी आ चुका है बच्चों, ए रहा, तो इसमें हम टी का डिवाइड करें तो फाइनली इसका ए स्क्वायर हट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए आ जाएगा, यहाँ पर हम टी की डिवाइड करें तो स्क्वायर हट जाएगा, तो हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला भी आ गया। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन से पता चला कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ बहुत कुछ मैकेनिक्स के पार्ट को अटैच कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये जो 11th के अगर मैकेनिक्स वन डायमेंशन और अच्छी तरह से हमें आते हैं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक देखें हम लोग, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि ये कोई पेंडुलम है, एम मास है इसका, और इसको चार्ज दे रखा है हमने कैपिटल क्यू। कितना चार्ज रखा है? कैपिटल क्यू। और जिस जगह पर इसको सस्पेंडेड करा रखा है वहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैपिटल ई अप्लाई कर रखा है। कितना फील्ड लगा रखा है? ई फील्ड लगा रखा है। तो अगर हम ई को स्टार्ट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, उसके बाद ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और कहीं ना कहीं ये रेस्ट में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो हमें बात करना है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये जो पेंडुलम है इस डायरेक्शन से, वर्टिकल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल मेड बाय द वर्टिकल डायरेक्शन। कहने का मतलब ए वाली डायरेक्शन से हमें यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर आ जाता है, तो ये एंगल फाइंड करना है कि कितना एंगल बनेगा। तो देख रहे हैं बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अभी तक तो mg लग रहा था, केवल नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ये mg। और इधर की तरफ देखें हम लोग तो इधर क्या लग जाएगा? F बराबर क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक का फोर्स लगेगा। और ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। जैसे कि हमें मालूम है कि इसका एफ वी डी बनाए तो कैसे बनेगा कि ये टेंशन हो जाएगा इधर की तरफ, और इसको रिजोल्व करें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या जाएगा? इधर की तरफ तो आ जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो टी कॉस थीटा इधर की तरफ आ जाएगा टी साइन थीटा। और ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये ना तो आगे जाएगा ना इधर की तरफ आएगा, मतलब ये बराबर हो गए। कल भी हमने ऐसे रेस्टिंग प्रॉब्लम में देखे भी थे क्वेश्चन कि टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई। इसी प्रकार से एम जी को कौन बैलेंस करेगा? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एम जी। अगर मैं इनमें डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा टेन थीटा, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर डिवाइडिंग दी इक्वेशंस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। और थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। या थीटा दे रखा है तो मतलब कुल मिलाकर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। थीटा गिवन होता, क्यू गिवन नहीं होता तो भी हम निकाल सकते थे इक्वेशन के द्वारा, या कोई भी चीज़ मतलब थीटा दे दिया जाए इनमें से कुछ और ना दिया जाए तो भी हम ऐसे कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी सिमिलर, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है वो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है बच्चों कि कोई पार्टिकल है
m मास का पार्टिकल है ये, और m मास का पार्टिकल है, तो इसको अगर हम रिलीज करें तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा। अगर हम इस पार्टिकल को रिलीज करें तो ये ग्रेविटी की वजह से किधर की तरफ फॉल हो जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे की तरफ गिरेगा तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, रोके रखने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है। ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इस पर चार्ज है, सपोज करें Q, चार्ज है Q, मास है m। तो अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इन दैट कंडीशन हमें बताना है कि इस पर चार्ज कितना होगा, या चार्ज गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा वन स्टेप क्वेश्चन है कि mg की वैल्यू किधर की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ, और F बराबर QE, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F बराबर QE, तो ये किधर की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ। और चूंकि ये बैलेंस है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि QE इक्वल्स टू mg, और Q बराबर हो जाएगा बच्चों mg अपॉन E, या E पूछा जाता अपने को तो E क्या निकाल सकते थे, mg अपॉन Q निकाल सकते थे। जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें, सपोज करें ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कंसीडर नहीं कर रहे, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये HP की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्लेन की चर्चा कर रहे हैं, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों। इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, एक पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, एक Q चार्ज से चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, तो हमें बताना है कि इसका पाथ कैसा होगा, इसका पाथ, इसको रिलीज करने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद का पाथ कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस पर, इस कंडीशन में एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज नहीं हो रही तो इसका जो पाथ रहेगा वो पाथ रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने पढ़ा है ना, तो उसी के जैसा पाथ रहेगा, पैराबोलिक पाथ रहेगा इसका आंसर रहेगा पैराबोलिक पाथ रहेगा इसका चार्ज का। तो ये थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट एक बार देखें हम लोग कि ये कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, इससे कितनी डिस्टेंस पर, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं वहाँ पर हम Q0 चार्ज को रख दे रहे हैं। Q0 चार्ज को रखने के बाद हम इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। A प्लस का है, A भी प्लस का है, इधर की तरफ आ जाएगा F। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रहेगा फोर्स का फॉर्मूला, इस पर इतना फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से हमने देखा है कि E बराबर क्या होता है बच्चों, F अपॉन Q0, F अपॉन Q0। F की वैल्यू A है, यहाँ से हम पुट कर देंगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा और A आ जाएगा रिजल्ट कितना, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी काम आ सकता है कहीं भी। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें कि इधर की तरफ ये जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का वो R है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि E इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर R कैप, मतलब यूनिट वेक्टर लगा दिया, जिसकी वैल्यू क्या होती है R वेक्टर अपॉन R। तो फाइनली ए वेक्टर फॉर्म में भी हम देखना चाहें तो ये आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू KQ
अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये अपने को याद रखना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। थैंक यू।